हेलो बच्चों, करियर प्लेटफॉर्म आप सबका स्वागत करता हूं। मैं हूं विनोद और आज हम डिस्कस करेंगे रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी इस वीडियो के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स होगा रेट लॉ से रिलेटेड और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में पूरी तरह का कॉन्सेप्ट आपको हम बताने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट क्लास 12th में हैं, जो एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए, या जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, ड्रॉपर बैच जो भी होगा, ठीक है, और साथ साथ जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए काफी बेनिफिट होने वाला है। तो लास्ट तक देखिए। सबसे पहले हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर बच्चे, सबसे पहले सिलेबस का अगर हम ओवरव्यू ले तो सबसे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था रेट ऑफ रिएक्शन आरओआर क्या होता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं, आरओआर कैसे निकालते हैं। उसके बाद इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आया था जिसमें हमने बताए थे फैक्टर अफेक्टिंग आरओआर, यानी हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन सी फैक्टर है उसको इम्पैक्ट डाल रहा है, यानी कौन कौन फैक्टर है, जैसे प्रेशर हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया, कैटलिस्ट हो गया, टेम्परेचर हो गया, जिसमें आरएनएस इक्वेशन वगैरह काफी सारी चीजें उसके अंदर हम बताए थे। उसके बाद जो है ना रेट लॉ है, थर्ड पार्ट क्या है आपका, रेट लॉ। तो इसी के अंदर हमारा जो है यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें ना कि इसके अंदर पढ़ना, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले देखिए हमारा, सबसे पहले तो हम रेट लॉ के बारे में जानेंगे और उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर यही टॉपिक है, रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसके साथ साथ रेट लॉ जानने के बाद हम यानी रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद ना लॉ ऑफ मास एक्शन जो है गुलबर्ग एंड वेज का, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानेंगे। देखिए रेट लॉ जो होता है ना, हमेशा हम एक्सपेरिमेंटल पढ़ेंगे, ठीक है, जबकि लॉ ऑफ मास एक्शन यानी ये गुलबर्ग और वेज कहा था एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कहीं ये फेल हुआ, ठीक है, क्योंकि हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन एक एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। उसके बाद आरडीएस पढ़ेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्या यानी हमारे जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है तो हम उसका आरओआर कैसे निकालते हैं, ठीक है, जो स्लोएस्ट स्टेप होगा ना, क्योंकि कई स्टेज में हमारी होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, हमारा जो है ना ब्रेक होता है, तो हमारा जो स्लोएस्ट स्टेप होगा, जो सबसे स्लो होगा, उसी से हम रेट आरओआर फाइंड आउट करेंगे। उसके साथ साथ जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ाएंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, काफी कई टाइम्स जो है ना जेई या नीट में क्वेश्चंस उठा दिए जाते हैं। तो आज की जो टॉपिक होने वाला हमारा यही रेट लॉ एंड, ठीक है, उसके एक्सप्रेशन। तो चलते बच्चों, सबसे पहले हम आपको एक एक चीज के बारे में बताते हैं कि ये है क्या। देखिए सबसे पहले अभी आपको हमको क्या बताया कि रेट लॉ जो है ना हमारा एक तरह से एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, यानी हम थ्योरेटिकल नहीं चलेंगे। देखिए यहाँ पे रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। एक्सप्लेन, आज की जो इसमें हम डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन यानी आरओआर ऑन कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसीज इन रिएक्शन, ठीक है। जो हमारा आरओआर जो है वो कंसंट्रेशन पर किस तरह से डिपेंड करता है, इसके बारे में जानकारी होगा। उसके बाद जो है ना, दिस डिपेंडेंस इज वेरी कॉम्प्लेक्स, ये डिपेंडेंस जो है ना कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, एज इट changes with the change in concentration of species, ठीक है। नेक्स्ट वी आर ओनली स्टडी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिपेंडेंस, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिपेंडेंस का मतलब यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंटल पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंटल, यानी हमारा रेट लॉ जो है ना एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल नहीं है। थ्योरी से कुछ और कहता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट पे जब देखा गया तो जिस तरह से उसके कुछ और एक्सप्रेशन आ रहा है, तो इसी को एक्सपेरिमेंट जो रिजल्ट आ रही है उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो रेट लॉ हमारा एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, और मैं आपको बताता हूं कैसे काम करता है ये, ठीक है। सपोज करो रेट लॉ अगर हम यहाँ पे हम आपको फाइंड आउट करके दिखाए तो आप समझिए हमारे कॉन्सेप्ट को हम कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहला काम क्या है कि अगर हम बात करें रेट लॉ एक्सप्रेशन का, तो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूं, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लो। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम काम करेंगे ना तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। सपोज करो कि 2a हमारा जो है 2a प्लस b एक जो है हमारा एक यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, 2a प्लस b हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। तो एक्सपेरिमेंट पे देखा गया, जब एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, यानी जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो यहां देखा गया, ठीक है, अगर हम बात करें बाय एक्सपेरिमेंट
जब एक्सपेरिमेंट का किया गया, ठीक है, तो देखा गया कि जब ए की कंसंट्रेशन को डबल किया गया तो आरओआर डबल हो गया। यानी ए की जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, ए की कंसंट्रेशन को जो जब डबल किया गया तो इसका जो आरओआर है, रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी आपका क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आरओआर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, रेट ए का कंसंट्रेशन का। तो इट मींस हम लिख सकते हैं कि आरओआर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ए की कंसंट्रेशन का पावर, नहीं यानी इसका पावर 1 का। ये फर्स्ट इक्वेशन। जब बी का कंसंट्रेशन को डबल किया गया तो आरओआर 4 टाइम्स हो गया बाय एक्सपेरिमेंट। अगर बताए तो कंसंट्रेशन बी का अगर डबल किया गया, ठीक है, तो इसका आरओआर देखा गया, ठीक है, ये 4 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आरओआर जो है बी का वो पावर 2 यानी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया, तभी तो उसका स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगी। यानी इसका आरओआर अगर निकाला जाए तो आरओआर किस चीज का, बी का अगर देखा गया तो बी का कंसंट्रेशन इसका पावर 2 यानी स्क्वायर 2 ऑर्डर का हो गया। क्योंकि अगर इसको बी की कंसंट्रेशन का डबल करो तो उसका स्क्वायर क्या होगा, 4 टाइम्स हो गया। इसी तरह से आया हो, इस तरह से एक्सप्रेशन होगा तभी तो इस तरह से आया होगा, इसका इस तरह से एक्सप्रेशन होगा इसका। अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों से बच्चों मिला दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, वी हैव, अगर हम बात करें तो क्या पाते हैं यहां से, तो हम पाएंगे कि आरओआर जो है, ठीक है, ए का कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए इसका पावर 1 अब बी का कंसंट्रेशन इसका पावर 2। अब जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट देते हैं, तो हम यहाँ पे कांस्टेंट के लेते हैं, इक्वल टू के, ए का कंसंट्रेशन इसका पावर 1 अब बी इसका कंसंट्रेशन इसका पावर 2। ठीक है, ये जो हमारा हुआ ना, यही हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया, रेट लॉ एक्सप्रेशन। आगे सुनना, जहां पे के क्या हुआ, रेट कांस्टेंट हो गया। ये जो आप के देख रहे हैं ये हमारा रेट कांस्टेंट हो गया, रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट, किस रेट से हमारा, या वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंट से ये आया, लेकिन एक आप सुने होंगे, ठीक है, गुलबर्ग का नाम, गुलबर्ग का नाम सुने होंगे, किसका, GULD, गुलबर्ग एंड वेज। ये एक वैज्ञानिक थे। इसने लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया था, इस रेट लॉ का एक्सप्रेशन अगर देखा जाए थ्योरेटिकली तो क्या होता है, ए है ना उसका पावर कोएफिशिएंट 2 है ना, तो इसका पावर, यानी अगर यहां इसके अकॉर्डिंग अगर रेट लॉ निकाला गया ना, यानी ROR निकाला गया, तो जो कि के ए कंसंट्रेशन इसका पावर 2, ए का कोएफिशिएंट 2 है और बी का कोएफिशिएंट 1 है, ये है। तो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, गुलबर्ग एंड वेज के अकॉर्डिंग, जो कि एक तरह का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ROR जो है इस तरह से फाइंड आउट हुआ। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट से देखा गया तो ROR किस क्या आया, ROR के ए का पावर 1 और बी का पावर 2 यहां पे, यानी बी का ऑर्डर 2 आ रहा है, ए का ऑर्डर 1 आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए थ्योरेटिकल में क्या हो रहा है, यहाँ 2 का ए का पावर 2 आ रहा है, यहां पे जबकि ए का पावर 1 आ रहा है। तो देखिए थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट में देखा गया तो काफी गैप था, तो जो एक्सपेरिमेंट से आया है वही वैलिड कॉन्सेप्ट को माना गया, ये कहीं ना कहीं फेल हो गया, ये क्या हो गया, कहीं ना कहीं फेल हो गया। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि रेट लॉ जो है, यही रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है कहीं ना कहीं एक तरह से एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। क्या है, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है।
ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसको ध्यान ये रखना है। अब मैं इसको जनरलाइज करके एक तरह से पूरे समझाता हूं कि एक रेट लॉ एक्सप्रेशन किसी भी, ठीक है, जनरल टर्म जैसे कितना भी ऑर्डर हो, कितना भी पावर हो, उसका हम कैसे करेंगे। तो एक जनरलाइज टर्म हम आपको इस रेट लॉ एक्सप्रेशन को आपके सामने एक डेरिवेशन करके आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो पहले इसको चीज को नोट कर लीजिए। अब बच्चों हम जो है, हम रेट लॉ एक्सप्रेशन एक जनरलाइज टर्म आपको बना के दिखाते हैं कि किस तरह से जनरलाइज करेंगे। देखिए सपोज करो कि मैं फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेता, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेता हूं, और एग्जाम्पल क्या ला रहा हूं, जैसे 2a प्लस b हमारा ये प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि यहां पे जो है ना एक्सप्रेशन जब तैयार करेंगे तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, ठीक है, बाय एक्सपेरिमेंट। क्या लिख रहा हूं, बाय एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट से क्या आया है इसको समझिए। जो हमारा ROR है, सपोज करो कि ROR जो है यानी रेट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए के कंसंट्रेशन का पावर x, ठीक है। इसको हमने फर्स्ट बोला। और ROR जो है B का देखा जाए, ठीक है, यह किसका, B का, यानी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान लेता हूं B का कंसंट्रेशन, इसका पावर y, ये सेकेंड है, ठीक है। इस चीज को आप समझिए कि ROR जो है, रेट जो है हमारा A के कंसंट्रेशन का पावर A और B का y, इस तरह से रिलेट हो रहा है बाय एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। अब दोनों को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव हम क्या पाते हैं, तो ROR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A का कंसंट्रेशन उसका x और B है उसका कंसंट्रेशन y। तो प्रोपोर्शनल जब हम हटाएंगे ना बच्चों, तो यहां पर कुछ ना कुछ कांस्टेंट देंगे, और A का कंसंट्रेशन और इसका x, A का कंसंट्रेशन इसका x और B का कंसंट्रेशन और इसका y, ठीक है। ये जो हमारा होगा ये है रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। जनरलाइज में अगर देखा जाए तो इसको बोलेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। इसको लिख लीजिए रेट लॉ एक्सप्रेशन। ए क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए, यहां पर लिख लीजिए ए जो है, ए अगर कोई पूछे ना ए के बारे में तो यहां लिख देना कंसंट्रेशन ऑफ ए का कंसंट्रेशन है। बी का मतलब होता है, यहां पर लिखना कंसंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा। ए के बारे में समझ में आ गया, बी के बारे में समझ में आया, एक्स के बारे में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए। एक्स क्या है, ये एक्स के बारे में हम अगर बात करें, ठीक है, तो यहां पे लिखना एक्स के बारे में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए। और ये ए के रिस्पेक्ट में आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी ऑर्डर हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है, जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। ऑर्डर आपका नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो और फ्रैक्शन भी हो सकता है। वाई क्या है बच्चे, वाई जो है ये भी है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू क्या, बी। ये भी नेगेटिव होगा, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, ठीक है, और आपका फ्रैक्शन हो सकता है। तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और क्या बचा, के क्या है, तो के को हम रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। लिख लीजिए आर इज द, हमें जो है यहां पर के को बोलेंगे रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है।
और या स्पेसिफिक रिएक्शन कांस्टेंट, रिएक्शन रेट रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कांस्टेंट, ये हो जाता है। अब देखो यहां पर क्या होगा, जब हमारे पास रेट लॉ ऑफ एक्सप्रेशन आ जाएगा ना, तो ए का पावर x है, यानी ए का ऑर्डर x है और b का ऑर्डर y है, तो दोनों को अगर आप जोड़ देंगे ना तो पूरी रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर निकल जाएगा। यानी अगर हम बात करें x प्लस वाई, दैट इज कॉल्ड, इसको n बोल दीजिए, ठीक है। इसको बोलते हैं ओवरऑल, हम इसको बोल सकते हैं कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पूरी रिएक्शन का क्या है और ऑर्डर है, यानी डिनोटेड बाय n, ठीक है। तो n भी आपका क्या हो सकता है, ये जो n है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी होगा, जीरो भी हो सकता है और एंड फ्रैक्शन भी हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो n जो है रिएक्शन का ऑर्डर है, जितना पावर आ जाएगा ना, एक्सपेरिमेंटल, ध्यान रखना, ये क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल है कॉन्सेप्ट, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। एक्सपेरिमेंट से जो आएगा ना, ठीक है, जो a का पावर x b का पावर y, तो वो दोनों पावर को जोड़ देना, तो x प्लस वाई बराबर n बोल देना। तो n क्या है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो n पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी आपका हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम रेट लॉ एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट किया, ठीक है, इन जनरली, ठीक है। अब मान लिया जाए कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पेसेस, ठीक है, मान लेते हैं कि अगर हम यहां पे कुछ बात बताए आपको, if concentration of all species is unity, अगर हम यूनिटी मान ले, यूनिटी समझ में आया, जैसे ए का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू बी का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1, ये दोनों का कंसंट्रेशन को हमने 1 अगर मान लिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, आर ओ आर क्या हो जाएगा, आर ओ आर हमारा ए, और ए का पावर क्या है, देखिए तो x है, और बी का पावर क्या है, y है, तो आर ओ आर हमारा ये इधर 1 का पावर x और 1 का पावर y, तो यानी आर ओ आर हमारा क्या हो गया, k के, यानी जो हमारा रेट कांस्टेंट है उसके इक्वल हो गया। तो इफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पेसिस इज यूनिटी, यानी रेट लॉ एक्सप्रेशन इज, ठीक है, आर ओ आर इजकल टू के हो गया। समझ रहे बातों को। तो जनरलाइज अगर हम करें तो हमारा इसी तरह से रेट लॉ एक्सप्रेशन हम निकालते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये एक्सपेरिमेंट से आया है। अब बच्चों अगर बात करें हम इस के का यूनिट, अगर कोई पूछता है इस के का यूनिट निकाल कर दिखाइए, तो अब इस के का यूनिट अगर हम निकालना चाहे, यहां पे मैं आपको निकाल कर बताता हूं, यूनिट ऑफ के, ये कई बार एग्जाम में आता भी है। अगर यूनिट ऑफ के निकाले तो मैं यहां पे एक लाइन खींचता हूं, ठीक है। तो आर ओ आर का फॉर्मूला क्या है, पहले समझिए। यहां पे देखिए हमारे पास आर ओ आर इजकल टू क्या होगा, के, ठीक है, ए इसका x और b और कंसंट्रेशन इसका y, यही तो है। तो अगर हम यहाँ पे k की वैल्यू निकालेंगे तो हम आर ओ आर अब बाय, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ a इसका x और कंसंट्रेशन ऑफ b और इसका y, यही होगा। तो अब बताओ आर ओ आर रेट ऑफ रिएक्शन है, इसका यूनिट क्या होता है, देखिए आर ओ आर का यूनिट होता है मोल पर कंसंट्रेशन। देखिए अगर हम बात करें तो आर ओ आर तो हमारा यही होता है ना, एक तो कंसंट्रेशन अब बाय टाइम, ठीक है, यही तो है कंसंट्रेशन बाय टाइम। तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या, कंसंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर, इधर क्या हो गया मोल पर लीटर, उसके बाद इन ऐसे करो ना, कंसंट्रेशन होता है मोल पर लीटर, ठीक है, इनटू टी मतलब टाइम। तो टाइम किस में होगा, मोल पर लीटर इनटू सेकेंड में। इधर क्या हो गया, देखो रेट का इसका देखो कंसंट्रेशन के क्या होता है मोल पर लीटर, और नीचे टाइम हो गया तो सेकेंड में रहेगा, मोल पर लीटर, एल स्टैंड फॉर लीटर, एन एस का मतलब सेकेंड। ये जो ए का पावर क्या है, ये भी तो कंसंट्रेशन है, तो मोल अब बाय लीटर इसका पावर एक्स, और इसका भी क्या होगा मोल पर लीटर इसका पावर भी वाई। इसको आप लिख लीजिए यहां से।
अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ से अगर हम यूज करें तो देखो मोल पर लीटर है ना, तो यहाँ पर लिखूंगा मोल पर लीटर, ठीक है। और नीचे क्या होगा, इनटू 1/सेकेंड, नीचे देख लीजिए मोल पर लीटर, इसका पावर क्या होगा x प्लस वाई, क्योंकि जब बेस सेम होता है ना तो पावर ऐड हो जाता है। अब क्या करना है बच्चों, ध्यान रखना है कि ये जो है ना इसको हम n बोल देंगे, यानी x प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है n मान लेते हैं, ओवरऑल जो रिएक्शन का ऑर्डर। तो ये क्या होगा मोल पर लीटर, ठीक है, अब बाय मोल पर लीटर और इसका पावर n हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मोल, यहाँ पे लिख सकते हैं मोल पर लीटर, इसका पावर 1 माइनस n और सेकेंड का पावर -1। सेकेंड पावर -1 इसलिए होगा कि वो ऊपर जा रहा है, यहां से लिख लो मोल पर लीटर, इसका पावर 1 माइनस n, सेकेंड का पावर -1। हमारा ये k का यूनिट हो गया। अब k का यूनिट किस पे डिपेंड कर रहा है, n पे। n हमारा क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो k का जो है हमारा डिपेंड करता है हमेशा n पे, यानी हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, यानी डिपेंड अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। k किस पे डिपेंड किया, तो ये डिपेंड कर रहा है डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के ऑर्डर पर डिपेंड करेगा हमारा के। तो अगर हमारा रिएक्शन के अगर ऑर्डर पर डिपेंड करेगा तो हम इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये याद रखिएगा के का यूनिट क्या होता है। देखो बच्चों, अगर आपने कॉन्सेप्ट सही से बना लिया ना, कहीं से भी क्वेश्चंस आएंगे आपके बन जाएंगे। अब देखो सबके फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, ठीक है। अब आपका सबके ऑर्डर अलग अलग पता चल चुका है तो आप आसानी से आप बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक साइड लिखता हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और दूसरा साइड लिखता हूँ यूनिट ऑफ, ठीक है। ये दो पार्ट हम बनाते हैं यहाँ पे। सपोज करो हमने एक साइड रखा, ठीक है, यहां लिख दो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इस साइड लिख दो यूनिट ऑफ के का क्या यूनिट होगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब n, यूनिट ऑफ के। हम क्या करते हैं एक एक करके आप समझिए। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ यूनिट ऑफ के का आप समझिए मीनिंग। अगर हम सपोज करते हैं कि यहां पे कि n इजकल टू हमने 0 रखा, इसका मतलब जीरो ऑर्डर बोलेंगे, क्या बोलेंगे जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमारा रिएक्शन होगा। तो n बराबर अगर हम 0 रखा तो n का यहां पर देखिए यही तो फॉर्मूला है k का, n बराबर इस k का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम बात करें तो ये k का फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि मोल पर लीटर, इसका पावर 1 माइनस n और s का पावर -1, यही तो होता है। अगर n बराबर 0 रखा तो आपका क्या हो गया, यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर, ठीक है, और सेकेंड का पावर -1, यही तो होगा, क्योंकि n 0 हो जाएगा तो यही बचेगा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो ना k का यूनिट ये होगा। अगर n बराबर हमने 1 रखा तो इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर, क्या बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें k का जो है सो क्या वैल्यू आएगा, तो अब देखिए यहां पर अगर n बराबर 0 होगा तो ये एनीथिंग टू पावर 0, तो 0 क्या होता है 1 हो जाता है, यानी हमारा यूनिट हो जाएगा सेकेंड का पावर -1। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो है सेकेंड का पावर -1, ये याद रखना है आपको। सबके यूनिट जो है ना इस तरह से आपको याद रखना है। अगर n बराबर हमने 2 रखा तो क्या होगा सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का क्या हो जाएगा, 2 रखा तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर, ठीक है, और का पावर -1 और s का पावर -1, ये हो जाएगा। आपका कोई जरूरी नहीं कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, आप जैसे अगर आपने 1/2 ऑर्डर का पूछे या -1/2 ऑर्डर का पूछे, बस आपको जो ऑर्डर पूछेगा, अगर n बराबर आपने रखा जैसे सपोज करो 3/2 है कि नहीं, ठीक है,
तो आपका यहाँ पे 3/2 रख देना है, तो यानी क्या होगा, मोल पर लीटर। तो n का वैल्यू 3/2 में से एक चला गया तो कितना बचा, -1/2। ठीक है, इसका पावर -1/2 और s का पावर -1। ठीक है, अगर आपको n बराबर -½ पूछे तो आप यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, और इसका पावर -½ हो गया तो माइनस माइनस प्लस, तो एक और एक यानी 3/2 और सेकेंड का पावर -1। तो इस तरह से हम जो भी रिएक्शन का जितना भी ऑर्डर हो उसके अकॉर्डिंग हम k का यूनिट निकाल सकते हैं, रेट कांस्टेंट यानी वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कांस्टेंट का हम यूनिट निकाल सकते हैं, क्योंकि k डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो बच्चों अगर आपने यहां तक क्लियर हो गया तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैं एक क्वेश्चंस करके आपको बताता हूं कि क्वेश्चंस को बनाए कैसे जाते हैं। देखिए क्वेश्चंस मैंने एक लिया है, इसमें देखिए ये क्वेश्चन है, इससे पता चलेगा आपको ऑर्डर कैसे निकालोगे। ओवरऑल ऑर्डर क्या होता है रिएक्शन का, आपको बताया ना n। देखिए यहां पे हमारे पास k दिया हुआ है, इस तरह से k की वैल्यू आपको दी हुई है, क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें इसका सॉल्व करें तो k का तो हमारे पास दिया हुआ है 3 × 10 का पावर क्या है -3 मोल। देखो यहां पे मोल का पावर क्या है -2, और लीटर को पावर जो है ना, लीटर का पावर जी 2 है, तो मैं नीचे कर लेता हूं, तो एक काम कर लेता हूं, मोल बाय लीटर, इसका पावर -2 कर देता हूं। देखो यहां पे लीटर जो है ना ऊपर है, नीचे कर लेता हूं तो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो और उसके बाद सेकेंड का पावर -1, यही तो k दिया हुआ है भाई। एक चीज बताओ, 1/l का पावर -2 है तो ऊपर जाएगा तो l का पावर 2 नहीं होगा प्लस, तो वही तो काम किया हूं, पहले l² था, नीचे जाने के बाद l का पावर -2 कर दिया। अब इससे क्या होगा कि बाहर दोनों को माइनस कर दिया अपने। तो देखो आसान है क्वेश्चन। ठीक है, अब हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, ठीक है, दैट यूनिट ऑफ k क्या k का क्या यूनिट होता है, मोल पर लीटर, इसका पावर 1 - n और सेकेंड का पावर -1, यही तो होता है। अब k ये दोनों यूनिट सेम है तो हम क्या करते हैं, ये दोनों को इक्वेट कर देते हैं। इस इक्वेट करने से हमारा क्या होगा, पता चल जाएगा कि n की कौन सी वैल्यू होगी। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है बच्चों, वी हैव, हम क्या पाएंगे यहां से, तो देखो तो यहां पे मोल पर लीटर, इसका पावर 1 - n, सेकेंड का पावर -1, इधर हो गया हमारा। ठीक है, इस यूनिट को खाली विकल्प करो, न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, तो यहां पर हो गया मोल बाय लीटर, इसका पावर -2 और सेकेंड का पावर -1। अब देखो ये वाला तो टर्म खत्म ही हो गया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, और यहां भी मोल पर लीटर है, यहां मोल पर लीटर, तो n 1 जब हमारा बेस सेम होता है तो पावर क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, तो 1 - n = -2। अब इसको इधर लिखे 1 + 2 = 3, इसका मतलब हुआ n = हमारा आ गया 3, यानी हमारा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3। हमारा रिएक्शन कितने ऑर्डर का है, इससे पता चल गया कि ये जो रिएक्शन है, ये जो कहीं पे जो k का यूनिट लिया, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट है। समझ में आया, तो n बराबर हमारा क्या आ गया, थर्ड ऑर्डर आ गया। तो बच्चों इस तरह से हमें काम करनी होती है, हम किसी भी यूनिट को देख करके हम ऑर्डर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम जो है अगर यहां तक कर लिया तो अब इसी पे बेस्ड जो है हम जो है अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, और उस क्वेश्चंस के जरिए आपके कॉन्सेप्ट को काफी डेवलप करेंगे। चलिए इसको फटाफट लिख लीजिए बच्चों। एक क्वेश्चंस मैं कर रहा हूं, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको एकदम अपना दिमाग को अस्थिर करके पहले सोचिए। इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि इस वीडियो में तो इस टाइप का क्वेश्चन बताएंगे, और नेक्स्ट जब वीडियो आएगा तो उसमें इनिशियल कंसंट्रेशन मेथड से आपको बताएंगे कि उसमें हम रेट लॉ कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला क्या है कि रेट लॉ एक्सपेरिमेंट थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है, ये क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है प्रोडक्ट, देखो 2a + b 3b प्रोडक्ट आपका दे रहा है, ये आपका दिया हुआ है, ये थ्योरेटिकल है।
रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जहां पे आपका दिया है कि ऑर्डर ऑफ एक्सपेरिमेंट से, अगर ये तो थ्योरेटिकल है, जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A2 आया, तो हम क्या करते हैं यहां पे, सबसे पहले हम क्या करें, बाय एक्सपेरिमेंट से क्या आया, बाय एक्सपेरिमेंट से हमारे पास क्या आया है, पहले उसको लिख लेते हैं। तो देखो एक्सपेरिमेंट से यही तो आया कि ROR जो है यानी हमारा रेट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A, द कंसंट्रेशन ऑफ A, ठीक है, इसका पावर 2। देख रहे हैं ना, इसको भूल जाइए, पहले थ्योरेटिकल क्या लिखा उसको छोड़ दीजिए। ये A का पावर 2 नहीं होगा, ये दिया है ऑर्डर ऑफ ये A का एक्सपेरिमेंट से। उसी तरह से ROR जो है दूसरा B का कंसंट्रेशन का पावर क्या होगा, -1। क्यों, यहां ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B इक्वल टू -1, ठीक है। ये अगर इसके अकॉर्डिंग लिखते ना थ्योरेटिकल, तो B का पावर 3 होता, लेकिन हमें इसके अकॉर्डिंग नहीं लिखना है, हमें इसके अकॉर्डिंग लिखना है, क्योंकि हमारा एक्सपेरिमेंट से जो आया है उसके अकॉर्डिंग लिखना है। अब ये बताओ, ये फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकेंड हो गया, ठीक है। अब हम दोनों को मिला दो, फ्रॉम इक्वेशन को फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, ठीक है। हम क्या पाएंगे यहां से बच्चे, तो यहां से देखो ROR यानी रेट ऑफ रिएक्शन हम R लिखते हैं, ठीक है, और ROR जो हमारा आएगा वो आएगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, A का कंसंट्रेशन का पावर 2 और B के कंसंट्रेशन का पावर -1। अब यहां प्रोपोर्शनल जब हटाओगे ना तो आप कुछ ना कुछ कांस्टेंट देना पड़े, तो मान लीजिए यहां पे हम कांस्टेंट दे देते हैं R, तो डायरेक्टली इक्वल टू K, A का 2 और B का कंसंट्रेशन का पावर -। यही हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया। क्या हो गया, हमें यही निकालना था ना, तो ये है रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। रेट लॉ एक्सप्रेशन निकल गया, तो ऑर्डर क्या होगा, तो हम लिखेंगे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर जो होगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी N इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ठीक है। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन N इक्वल टू, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो A का कंसेंट पावर में जो है ना, A का ऑर्डर और B का ऑर्डर जो है ऐड कर देना, तो हमारे पास क्या होता है x प्लस वाई, x की वैल्यू 2 हो गई, इसका -1 हो गया, 2 अब प्लस -1, तो क्या हो गया 2 - 1 यानी 1 हो गया। यानी हमारा ये और जो रिएक्शन अगर देखा जाए तो ये हमारा ऑर्डर फर्स्ट है, यानी हमारा क्या है कि n की वैल्यू 1 आने का मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये तो फिर पक्का हो गया, तो फर्स्ट ऑर्डर। तो यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ K अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट क्या होता है, सेकेंड का पावर -1, यही तो होता है यूनिट। क्यों भाई भूल गए, अभी देखो अभी तुरंत पढ़ाए थे, मोल पर लीटर, इसका पावर 1 - n और सेकेंड का पावर 1। अब n के वैल्यू अगर आपने 1 रख दिया तो ये तो खत्म हो गया टर्म, तो ये तो 1 हो गया, ये s का पावर यानी -s का पावर -1, यानी फर्स्ट यही तो हुआ, सेकेंड का पावर -1 आपका यूनिट हो गया, ठीक है बच्चे। अब हम अगर हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन तैयार कर लिया तो मुझे रेट लॉ एक्सप्रेशन को यूज करके अब यहां पर देखो, यहां पर क्वेश्चंस क्या क्या पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चंस को अब सॉल्व करना है आपको। तो देखो सबसे पहला क्या है यहां पर समझिए, कहता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द रेट व्हेन, रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो आर है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हम कंसंट्रेशन और ए को हम डबल कर दे। तो ऑब्वियस है, तो देखो यहां पे अगर हम फर्स्ट के पार्ट का अगर हम बात करें, फर्स्ट का अगर पहला पार्ट की बात करें तो आर की वैल्यू हमारे पास ROR क्या होता है, ROR मतलब R इक्वल टू K, A का 2 और B का कंसंट्रेशन इसका पावर -1, यही तो है, ये ROR रेट ऑफ एक्सप्रेशन है। हमने क्या कर रहा है कि कंसंट्रेशन और A को डबल कर दे रहे हैं, तो नई जो ROR आएगा यानी R' आएगा, तो K इसको 2A कर दो, डबल कर दिया, इसका पावर 2, ठीक है। और B का कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ A को डबल कर रहे हैं एलोन अकेले, तो B को वही रहने दो, ठीक है। तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड बोलो, यहां फर्स्ट सेकंड मान ले हैं, थर्ड मान ले, इसको फोर्थ मान लीजिए। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं फोर्थ बाय
थर्ड को अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, आर डैश बाय आर इक्वल टू, देखो यहाँ पे 2 2 जब 4 4 ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो 4 बाय 1 यानी 4 होगा। तो नई जो रेट आएगा आर डैश इक्वल टू 4r हो जाएगा, यानी हमारा जो है ना ये क्या होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स इंक्रीज है, ठीक है। तो अगर हम ए की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो नई जो रेट है आर आ रहा है वो 4 टाइम्स से आपका क्या होगा बच्चे, इंक्रीज हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर उसी तरह से अगर हम बात करें यहां पे बी की कंसंट्रेशन को अगर हमने हाफ कर दिया तो हमारा रेट पर क्या इंपैक्ट होगा, देखो समझने की जरूरत है। अगर आपने एक बार रेट लॉ ऑफ एक्सप्रेशन निकाल दिया ना तो कोई दिक्कत नहीं है। चले बुलावा आया है, आजकल जो है सो बोलबम जाने का समय आ गया बच्चे। चलो अब चलते हैं, मैं इस पे काम करते हैं, किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ बी को हमने क्या किया, कंसंट्रेशन ऑफ बी को हाफ कर दिया, एलोन का मतलब सिंगल, सिर्फ बी का। तो अब देखो अगर हम दूसरी पार्ट को करें तो ये तो आसान है, आर ओ आर हमारा एक तो पहले वाला लिख लीजिए के ए के कंसंट्रेशन 2 बी का कंसंट्रेशन -1 जो है वो लिख दो बस। और आर ओ आर हम आर डैश नई वाली क्या होगी, तो नई वाली देख लीजिए, ठीक है। बी की कंसंट्रेशन को हमने हाफ कर दिया तो ए तो यही रह गया, बी की कंसंट्रेशन को आपने हाफ कर दिया तो अब देखो हम जब आर डैश बाय आर करें, ठीक है, इसको अगर हम फिफ्थ बोले, इसको सिक्स्थ बोले, तो 6 डिवाइडेड बाय फिफ्थ को हम अगर डिवाइड करें तो यही तो होगा। तो इसमें क्या हो गया, देखो -2 यानी 2 को पावर क्या हो जाएगा 1/2, इसका पावर -1 अब बाय 1 तो क्या होगा 1/2 हो जाएगा, का -1 इसका मतलब 2 हो जाएगा। तो r डैश इक्वल टू 2r, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा कंसंट्रेशन जो है, नई कंसंट्रेशन जो है डबल हो जाएगा, ठीक है। रेट इंक्रीजेज 2 टाइम्स, यानी हम लिख सकते हैं रेट इंक्रीजेज 2 टाइम्स बच्चे, ठीक है, नई वाली जो रेट आएगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या रहा है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए फटाफट लिखते भी चलिए, ऐसा नहीं कि नोट्स भी बनाइए। देखिए नोट्स बनाने से आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आपको तरह तरह पे कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। तीसरी अगर हम बात करें, तीसरी के यहां पर कलर चेंज कर दो ताकि आपको दिखाई दे। थर्ड में क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ इज डबल, दोनों के कंसंट्रेशन को आपने डबल कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले तो हमारे पास आर इक्वल टू क्या होगा, पहले तो लिख लो आर इक्वल टू, देखो जो है वो लिखना है, ए नहीं हो ए की 2 ऑर्डर और बी का -1, ठीक है। आर ओ आर डैश नई वाली क्या होगी, के ए का कंसंट्रेशन को हमने डबल कर दिया तो 2a, बी को भी डबल किया तो 2b, इसका -1 इसका 2। तो अब बताओ हम इसको क्या लिख देते हैं, इसको लिख दो 7th इक्वेशन, इसको लिख दो 8th इक्वेशन, लिखते रहिए भाई। आप देखो अगर हम 8 इक्वेशन बाय 7th पे को अगर हम डिवाइड कर दे तो r डैश बाय r क्या हो जाएगा, देखो 2 का पावर 2 तो कितना होगा 4, तो 4, इधर देखो 2 का पावर -1 तो इसका मतलब हुआ कि 1/2, ठीक है। अब बाय 1 तो ये 2 2 जो कैंसिल हो गया हमारा 2/1, यानी r डैश इक्वल टू 2r। यहां भी आपका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। रेट इंक्रीज 2 टाइम्स, यहां पे लिखेंगे 10 रेट इंक्रीजेज बाय 2 टाइम्स, डबल 2 टाइम्स से आपका रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इतनी सी बात, कुछ नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। देखो वॉल्यूम भी बहुत बड़ी फैक्टर है यहां पे, और ये वॉल्यूम को समझिए। कंसंट्रेशन क्या होता है हमारा, देखो तो
देखो कहीं भी इस तरह से लिखा रहता है ना ए, इसका मतलब होता है ये कंसंट्रेशन ऑफ ए है। और कंसंट्रेशन ए जो होता है ये हमेशा मोल पर लीटर होता है। क्या होता है? मोल। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मोल तो होगा, अब भाई वॉल्यूम भी तो होगा। लीटर मतलब वॉल्यूम, ठीक है। मोल का मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। मोल का मतलब क्या हुआ? मोल का मतलब हुआ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस अब भाई वॉल्यूम नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किस पे? वॉल्यूम का। बच्चे यानी हमने कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम का, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपने वॉल्यूम को 3 टाइम्स इंक्रीज किया तो कंसंट्रेशन 1/3 टाइम्स इंक्रीज होगा, ये आप लिख लो, क्योंकि यहां पर रिलेशन क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। फटाफट जैसे, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब उल्टा। भाई 3 टाइम्स बढ़ाया तो वॉल्यूम आपका कंसंट्रेशन 1/3 हो गया। अगर 2 टाइम्स बढ़ाया तो वॉल्यूम को, तो कंसंट्रेशन 1/2 टाइम्स हो जाएगा। बस यही करना है। तो अब बताइए अगर हम यहां पे इसको अगर 3 टाइम्स करेंगे तो यहां पे क्या होगा? ये वाला यहां पे आएगा 3 टाइम्स, तो इसका मतलब 1/3 हो जाएगा ना। बस हो गया। तो अब लिख लीजिए हम, देखिए ROR हमारा क्या है? पहले क्या था कि ए का कंसंट्रेशन इसका पावर 2 और बी का कंसंट्रेशन इसका पावर -1, यही तो था। रेट लॉ ऑफ एक्सप्रेशन भूल गए? भूलिए मत, ठीक है, भूलिए नहीं। R' यहां बच्चे क्या होगा कि और ए की कंसंट्रेशन A/3 होगा, अब बी का भी कंसंट्रेशन B/3 होगा। क्यों होगा? क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है 3 टाइम्स से, तो कंसंट्रेशन को 1/3 टाइम्स होना ही पड़ेगा। अब चलो फटाफट कर लो, इसको सॉल्व कर लो। तो देखो अब आप क्या करेंगे? R' बाय R लिखा तो ये क्या हुआ? 1/3 का स्क्वायर, फिर 1/3 का पावर -1 बाय 1, 1/3 का स्क्वायर यानी 1/9। इसका लिखोगे तो 3/1, तो 1 3 3 जो कैंसिल तो 1/3, यानी R' इक्वल टू 1/3 इंटू R। नई कंसंट्रेशन 1/3 हो चुकी है हमारी, यानी हमारा रेट डिक्रीज 3 टाइम्स। हेंस लिखिएगा, हेंस रेट डिक्रीज 3 टाइम्स। बच्चे हमारा रेट जो है ना 3 टाइम्स से हमारा क्या हो गया? डिक्रीज हो चुका है। इतनी छोटी सी क्वेश्चन थी, है ना। तो यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसके बाद ना हम एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद कुछ बेसिक बताएंगे, फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें भी हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालनी होगी और हमें ऑर्डर निकालना होगा। ये इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं, इससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होगा। फिर फटाफट आप एनसीईआरटी लगाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एनसीईआरटी लगाइए एकदम धड़ल्ले से, कोई भी प्राइवेट बुक बनाइए, एनसीईआरटी बनाइए, जो भी एग्जाम को क्वेश्चंस बनाना है बनाइए, आपको क्वेश्चन सारे बनेंगे। चलो इसको क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आसान है, और नहीं आसान है तो 4 बार बोलिए आसान है, आसान है, आसान हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी टफ नहीं होता बच्चे आज के जीवन में, ध्यान रखिएगा। आपको आसान बनाना पड़ेगा, आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। देखिए यहां पे क्या है आपका, समझिए पहले। अगर हम बात करते हैं कि देखो 2A + B हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, और ये कह रहा है कि व्हेन A का कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं तो ROR हमारा 2 टाइम्स हो जा रहा है, और A और B दोनों को हम डबल कर रहे हैं तो ROR 8 टाइम्स हो रहा है। तो राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हमें दोनों निकालना है। बहुत आसान है। तो हम क्या करते हैं कि देखिए हमें तो पता, ये जो दिया हुआ है ना ये तो थ्योरेटिकल ही है, इसके अकॉर्डिंग ROR लिखेंगे तो क्या आएगा कि A का पावर A का 2 और B जो है इसका ऑर्डर हो जाएगा 1, जबकि ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है, क्योंकि हम थ्योरेटिकल जो दिया हुआ तो सही है नहीं। हमारा क्या होता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन हम जब भी निकालते हैं एक्सपेरिमेंटल निकालते हैं। एक्सपेरिमेंट से क्या कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो एक्सपेरिमेंट, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एक्सपेरिमेंट से दिया गया कि एक्सपेरिमेंट किया गया ना, तो क्या आया। तो अगर हम बात करते हैं बाय एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो बाय एक्सपेरिमेंट से क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल से क्या आया, बोला गया, अगर हम लिख लेते हैं कि ROR इस तरह से,
सपोज कर एक जनरल इक्वेशन लिख लीजिए, ए का एक्स और बी का वाई। यहां देखिए क्या है ये आर ओ आर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को आर मान लिए, के विद रेट कांस्टेंट, और ए का कंसंट्रेशन ए है मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन, एक्स वाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ए यानी ए का ऑर्डर है, ठीक है, और ये बी का ऑर्डर है वाई। एक्स जो है ना ए का ऑर्डर है, वाई बी का ऑर्डर है। अब हम क्या कर रहे हैं, बाय एक्सपेरिमेंट से क्या किया गया कि जब ए की कंसंट्रेशन को डबल किया तो आर ओ आर हमारा 8 टाइम्स हो गया। तो ये क्या हो गया कि अगर हम कंसंट्रेशन ए को डबल किए तो 2a किए, और बी को भी क्या किए, डबल किए। नहीं, ए को हमने डबल का, पहला देखो ए को डबल किया तो बी को हमने ऐसे एज इट इज रखा, ठीक है, तो ये हमारा 2r हो जा रहा है। तो इसको बोल दीजिए फर्स्ट और इसको बोल दीजिए सेकेंड। नेक्स्ट कहता है कि बोथ ए एंड बी आर डबल, जब दोनों को हम डबल कर दे रहे हैं, देखिए 2a और 2b, इसका x और इसका y, तो ये हमारा 8 टाइम्स हो जा रहा है, यानी 8r हो जाएगा। इसको थर्ड बोलिए। अब बच्चों क्या करना ना, यही तीनों इक्वेशन को 3 वेरिएबल हो गया, k x और y, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, आराम से हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट कर देता हूं। तो सेकेंड बाय जब फर्स्ट करोगे तो यहां देखो, यहां पे क्या होगा, 2r बाय r होगा। इधर देखो यहां पे x पावर है तो 2 को पावर x, ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, 2 को पावर x हमारा आ जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल कर लिया, तो 2 को पावर 1 बराबर 2 को पावर x, तो x बराबर हो गया 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट A विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, हाँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट ए का हो गया हमारा कितना, 1 आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, थर्ड बाय फर्स्ट कर देते हैं। तो इसमें देखो यहाँ पे 8r, यहाँ पे मैं लिख देता हूं 8r बाय r, तो इधर क्या होगा 2 का पावर x इंटू 2 का पावर y बाय 1। तो यहां से क्या होगा, ये r कटेगा, यानी 2 का पावर 3 इक्वल टू 2 का पावर x प्लस y। तो अगर देखो बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब हुआ कि x प्लस y इक्वल टू हमारा 3 हो जाएगा। अब x तो हम निकाल चुके हैं, तो y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू हमारा 2 हो गया। यानी ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू 1 और ऑर्डर ऑफ b हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। तो हमें पहला कह रहा है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालिए, ठीक है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहां पे हमें पुट करना पड़ेगा। तो क्या पुट करना पड़ेगा, तो आर ओ आर रेट लॉ एक्सप्रेशन, यानी आर ओ आर इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसका पावर कितना 1, और बी का कंसंट्रेशन इसका पावर 2, ये हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया। दिस इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद पूछता फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ए का जो पावर है ना उसका ऑर्डर, यानी बी का पावर जो है वो बी का ऑर्डर है, तो इस दोनों का लिख लो। तो ओवरऑल ऑर्डर जो है, ओवरऑल ऑर्डर अगर हम पूछे लिख दिए, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर कोई पूछता है तो n बराबर होता है x प्लस वाई, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, तो हमारा थर्ड हो गया, यानी थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन है। तो आपको यही आपको लिखना है, बहुत आसान नहीं है। रेट लॉ एक्सप्रेशन निकाल दिए, इसके पावर को जोड़ दिए, 1 पावर और प्लस 2 पावर यानी 3 हो गया, हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल गया, ठीक है। यहां तक अगर आपने फाइंड आउट कर लिया तो आपका समझिए इस रेट लॉ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे बन जाएंगे। बस लेकिन ध्यान रखिएगा, एक वीडियो नेक्स्ट जो आने वाला है उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हम बताएंगे इनिशियल रेट मेथड से हम कैसे आपका ऑर्डर और रेट लॉ एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसमें तो शायद एक्सपेरिमेंट से दिया रहेगा, अब उसमें क्या होगा, डिफरेंट कंसंट्रेशन दिया रहेगा, ठीक है, तो भी करेंगे। चलिए अब इससे रिलेटेड ना बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए आप। देखिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए सबसे पहला क्या आता है कि सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में अभी तक आपने क्या देखा, जो रिएक्टेंट होता था ना उसका पावर जो है होता था उसी को ऐड कर देते थे। कई सारा आरओआर जब लिखेंगे ना तो रिएक्टेंट का टर्म रहेगा ही नहीं, यानी रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, वो कैटलिस्ट पे डिपेंड कर रहा है। तो वहां ऑर्डर निकालने के लिए आपको रिएक्टेंट तो है ही नहीं,
तो कैसे निकालेंगे, उसी से रिलेटेड मैं बताया हूं यहाँ पे। देखो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब जो ये N2O5 है ना, इसके जो कोफिशिएंट होता है, इसी कोफिशिएंट को हम लोग ये बोलते हैं। तो ये कोफिशिएंट स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट हैव नथिंग टू डू विद द ऑर्डर। ये क्या होता है, यही ऑर्डर होता है, ठीक है। अब बाय एक्सपेरिमेंट से अलग अलग हो जाता है। देखो 2N2O5 प्लस 4NO2 O2 दिया हुआ है, तो देखो यहां पे जब इसका ऑर्डर निकाला गया ना, ROR निकाला गया बाय एक्सपेरिमेंट से, तो ROR जो है ना KN2O5 यहां पे कर दीजिएगा, KN2O5, ठीक है, KN2O5, ठीक है। इसका पावर 1 आया, क्या आया, KN2O5 का पावर 1 आया। अब देखो इसका मतलब यह हुआ कि ये किससे आया, बाय एक्सपेरिमेंट से आया, ठीक है। अब बताइए अगर हम बात करें इस कोफिशिएंट को, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट को अगर हम यहां लेते तो यहां पर पावर 2 आता, लेकिन 2 तो नहीं आया, एक्सपेरिमेंट से क्या आया, पावर 1 आया। तो दिखने में तो लग रहा है ये 2 ऑर्डर होगा, लेकिन ऑर्डर 2 नहीं आया, ऑर्डर कितना आ गया इसका, अगर देखें तो ऑर्डर आपका 1 आ गया। ऑर्डर कितना आ गया बच्चे, ऑर्डर आपका 1 आ गया, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, ये कोफिशिएंट अगर आप बोलिएगा इस कोफिशिएंट को देख करके, इसके कोफिशिएंट देख करके हम ऑर्डर निकाल दें, गलत है, क्योंकि ऑर्डर आता है एक्सपेरिमेंट से। फिर नेक्स्ट कहता है कि देखो कभी बार क्या होता है, इन रेट लॉ द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ प्रोडक्ट कैन बी प्रेजेंट। रेट लॉ में, ठीक है। अब देखिए यहां पे 2O2O3, यहां पर 2O3 लिखिएगा, 2O3 3O2, इसका ROR जब लिखा गया, ठीक है, तो O3 का पावर 2 आ गया और O2 का। अब बताओ इसमें क्या होता है, ROR जब हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो अब ROR किस पे डिपेंड करता था, रिएक्टेंट पे। रिएक्टेंट वाला टर्म आता था ना यहाँ पे, यहाँ देखिए रिएक्टेंट वाला टर्म है, यहाँ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट का टर्म तो है ही, प्रोडक्ट वाला भी टर्म आ गया। देखो ना O2 जो है, O2 का पावर -1 आ गया। अब बताइए कि कभी भी ऑर्डर निकालिएगा, ROR लिखिएगा, तो कोई जरूरी थोड़ी है कि रिएक्टेंट पे ही डिपेंड करेगा, उसमें प्रोडक्ट का भी टर्म आ जाता है, क्योंकि ये सब आया है एक्सपेरिमेंट से। थ्योरेटिकल में हमें दिख रहा है इस तरह रिएक्टेंट आना चाहिए, लेकिन उसमें तो आ गया प्रोडक्ट का भी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है हमारा ROR। तो ये भी ध्यान रखने का, इस सब एक्सेप्शन है ये, तो ये ध्यान रखिएगा। यानी हमारा जो है ना ये कोफिशिएंट कुछ मैटर नहीं करता है, जो एक्सपेरिमेंट आएगा हम उस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट देखो, इन रेट लॉ कंसंट्रेशन टर्म ऑफ सम रिएक्टेंट मे बी एब्सेंट। अब देखो यहाँ पे NO2 प्लस O2 है, ठीक है, और NO प्लस O2 बना, ROR जब हम निकाले तो KNO2 आया। अब KNO2 आया और इसमें इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है, KNO2 इसका पावर 2 और हम इसको O2 इसका पावर 0। अब देखो इसमें ये रिएक्टेंट तो है, ये वाला टर्म है, लेकिन ये वाला तो नहीं है ना, यानी नहीं है तो इसका मतलब पावर 0 है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप जब ROR लिखोगे तो सारे टर्म रिएक्टेंट का अवेलेबल होगा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, देख रहे हैं ना, नहीं था अवेलेबल कुछ टर्म रिएक्टेंट का। दूसरी बात है ना, इन रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन टर्म ऑफ कैटलिस्ट में भी प्रेजेंट। अब देखो रेट लॉ ऑफ टर्म है, जब से 2SO2 प्लस O2 को कैटलिस्ट, ये क्या है, कैटलिस्ट है जो रिएक्शन को क्या करता है, इनहेंस कर देता है, यानी हमारी एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है, पाथ को अल्टर कर देता है, ठीक है। तो ROR में देखो यहाँ पे ना तो SO2 टर्म है ना वो SO2 टर्म है, SO2 टर्म है ही नहीं। ROR यहाँ पे ये कैटलिस्ट पे भी डिपेंड कर रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे NO पे डिपेंड कर रहा है ROR हमारा। तो कोई जरूरी नहीं कि ROR में हमारा रिएक्टेंट ही होगा, वो प्रोडक्ट पे भी डिपेंड कर सकता है, कैटलिस्ट पे भी डिपेंड कर सकता है, कई चीजों पर डिपेंड कर। इसीलिए ना इफेक्ट्स ऑफ ROR पे एक वीडियो बनाया, उस वीडियो को जरूर देखिए, उससे आपको काफी सारा जानकारी मिलेगा। तो बच्चों यहां तक ना हमने काफी सारा बचाया। इसके बाद क्या होता है ना, कई हम कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जो कई स्टेप में होते हैं, रिएक्शन एक स्टेप में नहीं होता है। तो उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम कैसे निकालोगे, यहां जैसे देखो सिंपल या एलिमेंट्री स्टेप्स ऑफ रिएक्शन। देखो जैसे हमारे पास 2A 2B हमारे C दे रहा है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, वो कई स्टेप में हुआ। पहला स्टेप यह है, ये स्टेप 1 है, ठीक है, एक मिनट, ये जो है हमारा ये स्टेप 1 है, ठीक है। ये क्या है हमारा स्टेप 2 है, ठीक है। ये हमारा क्या है स्टेप 3 है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में 2A प्लस B से जो है हमारे P बना, जो सबसे स्लो रहा, और उसके बाद P को A से Q बना, Q को B से, तो ये बना। अब जब दोनों को ऐड करोगे ना, तो ऐड करोगे तो ये PP कैंसिल हो जाएगा, ये Q कैंसिल हो जाएगा,
तो 2a प्लस ए तो 3a और प्लस b यानी 2b, हमारा क्या बचेगा, c बचेगा। तो इसमें जो है ना, अब बताओ ये सब स्टेप जो है ना, ये थोड़ा फास्ट होता है, ये भी फास्ट होता है, ये भी आपको बहुत तेज होता है, फास्ट होता है, ये भी फास्ट होगा। तो कई स्टेप में हुआ ना। तो इसमें ध्यान रखिएगा, जो रेट जो डिटरमाइन करेंगे, अगर आप फाइंड आउट करेंगे, तो जो स्टेप स्लोवेस्ट स्टेप होगा उनसे करना भाई, तभी तो हम रेट लॉ एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। इतना रिएक्शन हो रहा है फास्ट कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो जो हमारा आरडीएस होगा, यही स्टेप को हम आरडीएस बोलेंगे, यानी आरडीएस स्टैंड फॉर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट हम लिखेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आरडीएस, रेट डिटरमाइन। यानी हम अगर रेट लिखेंगे ना, तो यहीं से लिखेंगे ROR, यानी रेट इजकल टू ए का के, और ए का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो ए का पावर 2, अब बी और इसका पावर 1। यही हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा। यानी जो स्लोएस्ट स्टेप होगा ना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, उससे रेट, वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, उससे आप रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालना। ठीक है, तो यहां पे जो है ना, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों, कैसा रहा वीडियो, मुझे आशा है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन में हमारे यहाँ पे क्लास 11th हो या 12th हो, अगर ऑफलाइन ब्रांचेज अगर आप ऑफलाइन में आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो किसी भी ब्रांचेज में आ सकते हैं। उसके लिए हमारे जैसे छतरपुर है, ठीक है, महरौली है, हौज खास विलेज है, और महिपालपुर है, ये तीनों में, ये सारे ब्रांचेज में कहीं भी आपका ऑफलाइन में आपका कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए ना हम एक व्हाट्सअप नंबर दिए हैं, ये नंबर है, ये दोनों नंबर है, आप 84 वाले पे व्हाट्सअप करके हाई करके भेजना। ठीक है, और हमसे कांटेक्ट करके क्लास ले सकते हैं। अगर आप दूर में है, दिल्ली में नहीं है, दिल्ली से बाहर है, और फिर भी आपको लेना है कोचिंग, तो हमसे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो का वेट कर लीजिए, अगर नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, करियर प्लेटफॉर्म।